इसको क्रेब्स साइकिल को या TCA साइकिल को या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को या सिट्रिक एसिड साइकिल को सभी एक ही साइकिल के नाम है, सभी एक ही साइकिल के नेम्स हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। पहली जो बुलेट है वो क्या है, जनरल डिस्कशन की जा रही है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज रिक्वायर्ड टू कीप द सेल इन अ स्टेबल स्टेडी स्टेट व्हाइल अवॉइडिंग वेस्टफुल ओवर प्रोडक्शन। तो जो एंजाइम्स की रेगुलेशन होती है वो मेटाबॉलिक पाथवेज में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है या नहीं प्रोड्यूस करनी, सेल की स्टेट्स को, सेल की कंडीशंस को नॉर्मल स्टेबल स्टेडी स्टेट में रखा जाए और ओवर प्रोडक्शन से बचाया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेगुलेशन करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज की थ्रू एंजाइम्स। द फ्लो ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम पायरुवेट इनटू and through the citric acid cycle is under tight regulation। अब बात आ रही है किसकी तरफ, क्रेब्स साइकिल की तरफ, कि क्रेब्स साइकिल के अंदर और पायरुवेट के बाद और क्रेब्स साइकिल के अंदर कार्बन का जो फ्लो है, कार्बन एटम्स का फ्लो, कार्बन एटम्स को अंदर गुजारना है, उसके फ्लो को टाइटली रेगुलेट किया जा रहा है। वो कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, 2 लेवल्स पे रेगुलेट किया जा रहा है। नंबर 1 द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड द नंबर 2 इज द सिट्रेट सिंथेज रिएक्शन। यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले रेगुलेशन कर रहे हैं, और वो रेगुलेशन कौन सी है, क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुवेट को जो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए रेगुलेशन है। और वो रेगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट करके। तो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हमने कैसे रेगुलेट करना है, नंबर 1 इन मैमल्स इट इज रेगुलेटेड बाय 2 मेथड। मैमल्स में 2 मेथड्स के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जा रहा है, व्हिच इज नॉट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल से पहले ही एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो जाता है। तो कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता है, नंबर 1 एलोस्टेरिक रेगुलेशन, नंबर 2 इज कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, कि एंजाइम की बाइंडिंग साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पर, बाइंडिंग साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पर कोई एक्टिवेटर या इनहिबिटर बाइंड करवा के एंजाइम को एक्टिव या इनहिबिट करवा दिया जाता है रिस्पेक्टिवली। जबकि दूसरा लेवल जो है, दूसरा एक और हम रेगुलेशन कर सकते हैं, और वो किस लेवल पे है, सेकंड लेवल रेगुलेशन कहलाती है, जिसमें क्या करते हैं, हम कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन कर देते हैं, प्रोटीन की यानी कि एंजाइम की मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एंजाइम को ही मॉडिफाई कर देते हैं। उसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे तो एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा, और उसके मॉडिफिकेशन को खत्म कर देंगे तो वापस से अगर पहले वो एक्टिव था तो इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन, these are 2 processes by which we can regulate production of acetyl coenzyme A। तो सबसे पहले आ जाते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन पे। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने में। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को कैसे रेगुलेट करते हैं, एलोस्टेरिकली। इसके इनहिबिटर्स होते हैं, वो कौन से इनहिबिटर्स हैं, नंबर 1 ATP, नंबर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, नंबर 3 NADH, नंबर 4 products of the reaction catalyzed by the complex, and last long chain fatty acids। अगर सेल में ATP ज्यादा होगी तो PDH कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया जाता है, यानी कि वो मजीद एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनाएगा, मजीद एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनाएगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। फिर अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए की अमाउंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को तब भी इनहिबिट कर दिया जाता है, तो मजीद एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा और मजीद आगे सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होगा। इसी तरह अगर एनएडीएच ज्यादा हो तो एनएडीएच भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स को, पीडीएच कॉम्प्लेक्स फिर इनहिबिट हो जाएगा तो इसका मतलब है आगे क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। और इसके अलावा पीडीएच की अपने ही प्रोडक्ट्स, अपना उसका प्रोडक्ट कौन सा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ही होता है, और एनएडीएच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर ये वाली चीजें ज्यादा होंगी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, एनएडीएच एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो क्या करेंगे, एलोस्टेरिकली फिर इनहिबिट कर देंगे किसको, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि जब सेल में हाई लेवल्स ऑफ एटीपी मौजूद हों, देन देयर इज नो नीड
टू प्रोड्यूस मोर एटीपी, तो तब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मजीद एटीपी बनाएं। इसलिए क्या करते हैं, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि मजीद आगे क्रैब साइकिल हो ही ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट है। दूसरी एक बात है नीचे लिखी हुई है, द एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन इज ग्रेटली एनहांस्ड व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर अवेलेबल। इसके अलावा ये जो इन चारों का इफेक्ट है ना पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने में, ये इन चारों का इफेक्ट मजीद इनहांस हो जाता है अगर सेल में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पड़े हों। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इंडिकेट करते हैं कि सेल जो है वो वेल फेड स्टेट में है, यानी कि अच्छी खासी हमने खुराक खाई हुई है, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। तो जब भी हमारे पास एम्पल फ्यूल हो, यानी कि ज्यादा अमाउंट में फ्यूल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ज्यादा अमाउंट में फूड प्रेजेंट है हमारे अंदर, या ये वाले इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, तो क्या कर दिया जाएगा, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो दस दिस एंजाइम एक्टिविटी इज टर्न्ड ऑफ व्हेन, यानी कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है कब, व्हेन एम्पल फ्यूल इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्यूल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए मौजूद है, और इसके अलावा ज्यादा एटीपी या ज्यादा एनएडीएच मौजूद है। तो क्या किया जाता है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनाता, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो आगे पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है वो वर्क नहीं करेगा और क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। नेक्स्ट इज द पीडीएच कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेट करना है, जब बॉडी को जरूरत होगी एनर्जी की तो क्या किया जाएगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से एक्टिवेटर्स हैं, एएमपी। अगर ज्यादा अमाउंट में एएमपी होगा व्हिच इंडिकेट्स लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, अगर ज्यादा अमाउंट में कोएंजाइम ए होगा, खाली कोएंजाइम ए, नॉट एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर ज्यादा अमाउंट में खाली कोएंजाइम ए होगा तो वो भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है, खाली कोएंजाइम ए बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है। इसलिए क्या हो जाओ, पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाओ। नेक्स्ट एनएडी प्लस, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनएडी प्लस मौजूद है तो वो भी क्या इंडिकेट करता है कि सेल में एनर्जी नहीं है। एनएडीएच से एनर्जी बनती है, एनएडी से एनर्जी नहीं बनती। तो एनएडीएच नहीं, एनएडी नहीं होगा, एनएडीएच नहीं होगा तो इसका मतलब है तब भी क्या हो जाएगा, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। All of which accumulate when too little acetate flows into the citric acid cycle। ये तीनों के तीनों कब हमारी बॉडी में accumulate होते हैं, जब citric acid cycle नहीं हो रहा होता, जब acetate flow नहीं हो रहा होता, तो ATP नहीं बनता, जितना ATP ऑलरेडी बना हुआ होता है वो सारा AMP में कन्वर्ट हो जाता है, कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ NAD बन जाता है। It is turned on when energy demands are high। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर दिया जाता है, टर्न ऑन कर दिया जाता है व्हेन एनर्जी डिमांड्स आर हाई, व्हेन वी नीड मोर एनर्जी आर हाई एट द सेल एंड द सेल रिक्वायर्स ग्रेटर फ्लक्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। और उस दौरान क्या होता है, सेल को रिक्वायर होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल के अंदर डाले। तो ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा तो ही सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। तो ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। क्लियर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम जो इनहिबिटर का थर्ड पॉइंट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन वाला, मैम वो दोबारा बता दें कि वो कैसे इनहिबिट करता है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैसे इनहिबिट करेगा मैम? रिएक्शन के रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, पीडीएच कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन होता है उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एनएडीएच। तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए या एनएडीएच ज्यादा होगा वो क्या इंडिकेट करता है कि सेल में एनर्जी ज्यादा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत ज्यादा है और जरूरत नहीं है उसको बनाने की। वही वाली एग्जांपल है पिछली वाली जो मैंने पहले भी कई दफा कोट की है कि अगर आपका अपना ही प्रोडक्ट क्या करता है, आपके एंजाइम को इनएक्टिव करवा देता है, आपके एंजाइम को इनहिबिट करवा देता है। कैसे कि अगर आपका पानी का टैंक जो है, वाटर टैंक फुल हो चुका है तो क्या होगा, वाटर प्रोडक्ट है ना आपका, तो वो प्रोडक्ट ओवरफ्लो के थ्रू बाहर गिरना शुरू हो जाएगा।
बाहर गिरना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुका है, प्रोडक्ट टैंक फुल हो चुका है, मजीद कैपेसिटी नहीं है, मजीद बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए, पीछे से ऑफ कर दिया जाए। तो आप क्या करते हो, अपने मोटर पंप को ऑफ कर देते हो। तो यहाँ पे भी यही है कि अपना ही प्रोडक्ट रिएक्शन को इनहिबिट करवा देता है, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स में क्या शामिल है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADH। जो NADH है वो इंडिकेट करता है कि एनर्जी ज्यादा है, NADH से एनर्जी बन जाएगी ना, ATP बनेगी। एक NADH की मॉलिक्यूल से 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा NADH है, एक्यूमुलेट हुए हुए होते हैं। और अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्यादा है तो वो भी यही इंडिकेट करता है कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्यादा है तो वो ज्यादा क्रैब साइकिल में चला जाएगा, तो क्रैब साइकिल से फिर और मजीद एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, हालांकि हमें और मजीद एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, PDH कॉम्प्लेक्स अपने ही प्रोडक्ट की वजह से इनहिबिट करवा दिया जाता है। क्लियर? हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। मैम जी मैंने ये कहना था कि ना मेरा ना सुबह से नेट प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब मैंने ना भी नेट आया तो मैंने क्लास ज्वाइन की है। मैम किसी लड़की ने मुझे 2 दफा रिमूव कर दिए, आगे क्लास का वो प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कौन बार बार रिमूव कर रहा है। बेटा आपको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। मैम किए है 2 दफा। आपको क्या मैसेज आया है? यस मैम, मुझे भी 3 दफा रिमूव मैम हुई। समवन रिमूव यू फ्रॉम मीटिंग, मैम यही आता है। वो बेटा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ऐसा हुआ होगा। आपको कोई स्टूडेंट रिमूव नहीं कर सकता, और मैंने आपको किया नहीं है। मेरे पास सिर्फ अथॉरिटी है आप रिमूव करने की किसी स्टूडेंट को, और किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसा इंटरनेट का इशू की वजह से हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी गिव मी 2 मिनट्स, आई विल चेक दी सेटिंग्स। ठीक है, मैं सेटिंग्स चेक करती हूँ और फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके मैम। उतनी देर आप लोग इन स्लाइड्स को रिवाइज कर लेंगे जितना मैंने अभी आप लोगों को करवाया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी आप नेक्स्ट दोबारा ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करें तो मुझे फिर दोबारा लाजमी इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है? ओके मैम। नाउ कम्स टू आवर टॉपिक। नेक्स्ट इज कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन। पहली कौन सी थी? एलोस्टैटिक रेगुलेशन, जिसमें किसके थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है? एक्टिवेटर या इनहिबिटर्स के थ्रू। एक्टिवेटर्स क्या थे? लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, और इनहिबिटर्स क्या है? हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी एंड एम्पल फ्यूल। अब है कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन। पीडीएच कॉम्प्लेक्स को हम कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन के थ्रू भी रेगुलेट कर सकते हैं। अब कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन का मतलब है प्रोटीन का, मतलब यहाँ पे प्रोटीन, चूंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं ना, इसलिए जनरल टर्म यूज की जाती है कोवलेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन। पर यहाँ पे बेसिकली मॉडिफिकेशन किसकी की जा रही है? एंजाइम की मॉडिफिकेशन की जा रही है। कोवलेंट मॉडिफिकेशन की जा रही है। कोवलेंट का मतलब होता है जहाँ पे बॉन्ड बना दिया जाता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए क्या करते हैं? कोवलेंटली मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं? मॉडिफाई करने के लिए हमें 2 मजीद एंजाइम चाहिए होते हैं। एक एंजाइम कहलाता है प्रोटीन काइनेज और दूसरा कहलाता है फॉस्फेटेज। आपको ऑलरेडी पता है कि काइनेज क्या करता है? हमेशा फॉस्फोराइलेशन करवाता है, जबकि फॉस्फेटेज क्या करता है? काइनेज का उल्ट काम करता है, फॉस्फोराइलेशन को रिमूव करवाता है। ठीक है, तो अब क्या होना है कि जो प्रोटीन काइनेज है वो क्या करता है? वो पीडीएच कॉम्प्लेक्स का के E1 सब यूनिट पे सेरीन रेजिड्यू मौजूद होता है। उस सेरीन रेजिड्यू को
इनएक्टिव कर देता है बाय फॉस्फोराइलेशन। वो सीरीन रेजिड्यू की फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। फॉस्फोराइलेशन की वजह से E1 सब यूनिट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। अगर एक सब यूनिट भी इनएक्टिव हुआ तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा काम कब किया जाएगा, जब हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हाई लेवल्स ऑफ एटीपी हैं। हाई लेवल्स ऑफ एटीपी होंगे तो क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगा तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देगा। पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होगा तो मजीद आगे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, मजीद एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, मजीद क्रब साइकिल नहीं होगा। अब जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, जब बॉडी उस स्टेट से बाहर निकल आया है, अब एनर्जी की जरूरत है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर फॉस्फेटेज काम करता है। जब एनर्जी कम हो गई है बॉडी में, सेल में, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन काइनेज है वो इनएक्टिव हो जाता है या उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो फॉस्फेटेज आके फौरन से क्या करना शुरू करता है, फॉस्फोराइल ग्रुप जितने काइनेज ने ऐड किए थे E1 के सीरीन रेजिड्यू पे, वो सारे के सारे उतारना शुरू कर देता है और E1 दोबारा से एक्टिव हो जाता है। E1 एक्टिव हुआ तो समझो पीडीएच एक्टिव हो गया। पीडीएच एक्टिव हुआ तो इसका मतलब है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना शुरू हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना शुरू हो गया तो इसका मतलब है अब क्या होगा, क्रब साइकिल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, क्रब साइकिल करवाया जाएगा तो मजीद एनर्जी फिर प्रोड्यूस होगी। तो द पीडीएच कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड by reversible phosphorylation of a specific serine residue on one of the two subunits of E1. E1 के subunit की serine residue की phosphorylation करवा दी जाती है। A specific protein kinase phosphorylates and thereby inactivates E1. एक specific protein kinase होता है जो phosphorylate कर देता है किसको, E1 को, और उसको inactive कर देता है। A specific phosphoprotein phosphatase removes the phosphoryl group by hydrolysis and thereby activates E1, और फिर वो क्या करता है, E1 को एक्टिवेट कर देता है। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। अब ये जो प्रोटीन काइनेज है इसको मजीद रेगुलेट किया जाता है, इसको एलोस्टेरिकली रेगुलेट किया जाता है। कैसे? बाय एटीपी। अगर एटीपी ज्यादा होगा तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव कैसे होगा कि प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर दिया जाता है। मोर एटीपी देन more active protein kinase than inactivated E1। और अगर एटीपी कम होगा तो क्या होगा, काइनेज डिक्रीज हो जाएगा, काइनेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएगा, फॉस्फोराइल ग्रुप्स को रिमूव कर देगा और E1 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। So the kinase is allosterically activated by ATP. When ATP is high, ATP concentration, ये ब्रैकेट शो करती है concentration को। When ATP concentration is high, the PDH complex is inactivated by phosphorylation of E1. When ATP declines, जब ATP concentration कम हो जाती है, kinase activity decreases and phosphatase action removes the phosphoryl groups from E1, activating the complex. तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है जब एटीपी कम होता है। ये डायग्राम है हमारे पास। ये पहला स्टेप अभी हमने पढ़ा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की रेगुलेशन। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट किया जाता है थ्रू एटीपी, थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एनएडीएच एंड फैटी एसिड्स। जबकि इसको एक्टिवेट किया जाता है कैसे, ग्रीन कलर का ये जो ट्रायंगल है, दिस इज द साइन फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेट किया जाता है थ्रू एएमपी, through coenzyme A, through NAD and through calcium ions. Calcium ions यहाँ पे indirectly इसको रेगुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, क्रब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्रब साइकिल में हम 3 लेवल्स पे रेगुलेशन करते हैं, एक फर्स्ट स्टेप पे, एक थर्ड स्टेप पे, एक फोर्थ स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, सिट्रेट सिंथेज। तो हम क्या करते हैं, सिट्रेट सिंथेज को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाना। जब ये बनाया जाता है उस दौरान एंजाइम यूज होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है एट द स्टेप नंबर 4। इस दौरान जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट किया जाता है। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स को क्रब साइकिल के अंदर, इन तीनों एंजाइम्स को क्रब साइकिल के अंदर रेगुलेट किया जाता है, जो कि हमारे पूरे क्रब साइकिल को रेगुलेट करवाता है। तो रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल, टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, कुछ भी करें,
So the citric acid cycle is regulated at its 3 hexagonic steps. 3 steps पे इसको regulate किया जाता है. सबसे पहला citrate synthase, that is this step, citrate synthase. Next is isocitrate dehydrogenase. So isocitrate dehydrogenase, this the third step, and the alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, which is the fourth step, alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. इन तीनों steps पे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि क्रब साइकिल को रेगुलेट किया जाता है. The flow of metabolites through the citric acid cycle is under regulation. जितने मेटाबोलाइट्स सिट्रिक एसिड साइकिल में से गुजरने हैं उन सबको टाइटली रेगुलेट किया जाता है. कैसे? 3 फैक्टर्स गवर्न द रेट ऑफ फ्लक्स थ्रू द साइकिल. 3 फैक्टर्स हैं जो इन तीनों एंजाइम्स को रेगुलेट करवाते हैं. सबसे पहला सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी. सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये तीनों एंजाइम्स एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे. फिर दूसरी बात है इनहिबिशन बाय एक्यूमुलेटिंग प्रोडक्ट्स. अगर इन तीनों एंजाइम्स के प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वही बात है, अगर इनके प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, इन तीनों एंजाइम्स को इनएक्टिव करवा दिया जाएगा. और थर्ड नंबर पे एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स. थर्ड नंबर पे हम इन तीनों एंजाइम्स को एलोस्टेरिकली भी इनहिबिट करवा सकते हैं. तो इन तीनों तरीकों से हम इन तीनों एंजाइम्स को रेगुलेट करवा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या उस एंजाइम के लिए अवेलेबल है या नहीं है. सबसे पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज. तो सिट्रेट सिंथेज का जो सबस्ट्रेट है वो क्या क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट. तो डिपेंड करता है कि क्या ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट सिंथेज के पास हैं. अगर हैं तो फिर रिएक्शन करवाया जाता है, अगर नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं करवाया जाता, सिट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करवा दिया जाता है. क्लियर. और इसके सबस्ट्रेट्स की जो कंसंट्रेशन है, अवेलेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल, कि उस वक्त सेल की मेटाबॉलिक स्टेट क्या है, उस वक्त क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा. मेटाबॉलिक स्टेट पे डिपेंड करेगा कि क्या सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं, और अगर सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं तो उसकी क्या करवाई जाएगी, एक्टिव कराया जाएगा. अगर सबस्ट्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम को इनएक्टिव करवा दिया जाता है. दूसरे नंबर पे है हाई NADH ओवर NAD कंसंट्रेशन. अगर NADH और NAD की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो क्या होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इन दोनों एंजाइम्स को क्या करवा दिया जाता है, इनहिबिट करवा दिया जाता है. दिस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इन दोनों स्टेप्स को, इन दोनों एंजाइम्स को हाई लेवल्स ऑफ NADH पे इनहिबिट करवा देते हैं. अगर NADH ज्यादा होगा तो इसको इनहिबिट करवा देते हैं. इसमें भी NADH ज्यादा होगा तो इसको इनहिबिट करवा देते हैं. क्लियर. यस मैम. Okay, next is when NADH over NAD ratio is high, the concentration of oxaloacetate is low, slowing the first step in the cycle. अब ये indirectly क्या करता है, अगर NADH over NAD की रेशियो ज्यादा होती है, यानी कि NADH अगर सेल में ज्यादा है तो क्या होता है, इसको indirectly सिट्रेट सिंथेज को भी, एक मिनट, क्या किया जाता है, हाँ जी, सिट्रेट सिंथेज को भी इनएक्टिव करवा दिया जाता है. कैसे इनएक्टिव करवाया जाता है कि अगर NADH ज्यादा होगा सेल में तो ऑक्सैलो एसीटेट कम हो जाता है सेल में. ऑक्सैलो एसीटेट कम होगा तो सिट्रेट सिंथेज का सबस्ट्रेट कम हो गया, सबस्ट्रेट कम हो गया तो सिट्रेट सिंथेज इनहिबिट हो जाएगा. क्लियर. तो फर्स्ट स्टेप भी इनहिबिट, सेकंड भी इनहिबिट, थर्ड भी इनहिबिट, सारे स्टेप्स इनहिबिट करवा दिए जाते हैं, क्रब साइकिल नहीं होता. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन. अब है सेकंड वाला, ये पहले हमने सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पढ़ लिया, अब इनहिबिशन बाय एक्यूमुलेटिंग प्रोडक्ट्स. अगर तो इन तीनों एंजाइम्स के प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए सेल में तो क्या होगा, तब भी इन तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट करवा दिया जाता है. तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेज. अगर सेल में सिट्रेट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. इसी तरह इस एंजाइम का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारेट. अगर सेल में अल्फा कीटोग्लूटारेट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा. इसी तरह अगर सेल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया जाएगा. क्या करते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनहिबिट्स अल्फा कीटोग्लूटारेट, क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारेट का, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का क्या है, सबस्ट्रेट है, सॉरी प्रोडक्ट है. अब
ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करने के साथ साथ क्या करता है, सिट्रेट सिंथेज को भी इनहिबिट कर देता है। यानी कि अगर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ज्यादा होगा तो ये तो इनहिबिट हुआ ही हुआ, साथ में ये सिट्रेट सिंथेज को भी इनहिबिट कर दिया जाता है। तो मजीद क्या होता है, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर ही नहीं होगा, बजाय कि यहाँ पर जाके इनहिबिट करवाएं, इतने प्रोडक्ट्स फिर जाया हो जाएं, तो क्या किया जाता है, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये सिट्रेट सिंथेज को भी इनहिबिट कर देता है, ताकि मजीद जो ये वाले प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो भी ना बने। क्लियर? नंबर सेकंड, सिट्रेट ब्लॉक सिट्रेट सिंथेज। तो अगर ज्यादा अमाउंट में सिट्रेट होगा तो सिट्रेट सिंथेज भी ब्लॉक हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ATP inhibits both citrate synthase and isocitrate dehydrogenase। अगर ATP ज्यादा होगी यानी कि हाई एनर्जी स्टेट है, तब भी क्या किया जाएगा, सिट्रेट सिंथेज को एलोस्टेरिकली और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को एलोस्टेरिकली क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। द फोर्थ स्टेप इज इनहिबिशन। The inhibition of citrate synthase by ATP is relieved by ADP and allosteric activator of this enzyme। जहां पे ATP के थ्रू इनहिबिशन हो रही है तो वहां पर ADP के थ्रू क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। तो सिट्रेट सिंथेज और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को ADP की मदद से क्या किया जाता है, दोबारा से एक्टिव करवा लिया जाता है व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी। इसके अलावा एक और हमारे पास कैल्शियम आयंस होते हैं। कैल्शियम आयंस यहाँ पे एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करते हैं किसको, बोथ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को, इन दोनों डिहाइड्रोजिनेजेस को, और साथ ही साथ PDH कॉम्प्लेक्स को। तो ये तीनों एंजाइम्स कैल्शियम आयंस की मदद से क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे बनाया भी गया है, ये PDH complex is activated by calcium ions, isocitrate dehydrogenase is activated by calcium ions, and alpha ketoglutarate dehydrogenase complex is activated by calcium ions. This is the complete lecture। सिर्फ 2 स्लाइड्स रह गई, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? कैल्शियम आयन सब में कैल्शियम आयन सबको एक्टिवेट नहीं करता, 3 को एक्टिवेट करता, PDH कॉम्प्लेक्स को, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को। सिट्रेट सिंथेज को नहीं करता। ओके, बाकी तीनों को कर रहा है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से कर लें जिसमें ये सारे एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोगों की थ्योरी खुद ब खुद बन जाएगी। आप उसको लिख तो खुद ब खुद ही अपनी सेल्फ राइटिंग में सकते हैं, राइट अप आप खुद कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट वीडियो है, मैं यहाँ पे अभी वीडियो प्ले नहीं करूंगी क्योंकि लैपटॉप का इशू हो जाता है। तो आप लोगों को, चूंकि मैंने स्लाइड सेंड की हुई हैं, आप लोग वहाँ पे स्लाइड्स पे देख लीजिएगा, पोर्टल पे भी डली हुई हैं, आप लोगों को मिल जाएगी, या मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगी स्लाइड्स। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट चैनलिंग में अकर इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। सबस्ट्रेट चैनलिंग किसको कहते हैं? सबस्ट्रेट चैनलिंग कहते हैं कि एक एंजाइम के प्रोडक्ट को दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट बना देना, और ऐसा ही हो रहा है ना, एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है। ये देखें, ये सिट्रेट प्रोडक्ट है सिट्रेट सिंथेज का, और ये सबस्ट्रेट बन गया किसका, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का। सॉरी, सबस्ट्रेट बन गया किसका, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का। अब इस तरह इसका जो प्रोडक्ट है अल्फा कीटोग्लूटारेट, वो सबस्ट्रेट बन गया किसका, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का, सो ऑन। तो एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाता है, इसको कहते हैं चैनलिंग। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो दिस इज द चैनलिंग ऑफ enzyme. The substrate channeling may occur in the citric acid cycle. In cells, multi-enzyme complexes ensure, multi-enzyme complexes present होते हैं, और वो कौन से enzymes हैं? ये multi-enzyme complexes देखें, यहाँ पर 2 multi-enzyme complexes हैं। Number 1 is pyruvate dehydrogenase complex, this is the complex, and the second is alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, this is the complex। हमने PDH complex का देखा था कि इसके अंदर 3 enzymes होते हैं, E1, E2 and E3। तो ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, तीनों एंजाइम्स मिलकर एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ऐसे जितने भी एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं एफिशिएंट पैसेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम रिएक्शन टू द नेक्स्ट एंजाइम इन द पाथवे। वो इंश्योर करते हैं कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंटली पास हो जाए टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंजाइम।
ऐसे जितने भी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड मेटाबोलोन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर मेटाबोलोन्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसमें ऐड किया है कि मेटाबोलोन्स क्या होते हैं। व्हाट आर मेटाबोलोन्स? The multi-enzyme complexes which ensure the efficient passage of the product of one enzyme reaction to the next enzyme in the pathway are known as metabolomes. Next, some mutations in enzyme of the citric acid cycle lead to cancer. अगर खुदा ना खास्ता क्रैब साइकिल के एंजाइम्स जो हैं उन एंजाइम्स के डीएनए में अगर म्यूटेशन हो जाए तो बहुत ही सीरियस डिजीजेज होते हैं। आल्दो क्रैब साइकिल के एंजाइम्स में म्यूटेशंस इतनी नॉर्मल नहीं होती, इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, बहुत रेयर म्यूटेशंस होती हैं। क्रैब साइकिल के एंजाइम्स के डीएनए में म्यूटेशन होना बहुत रेयर है, बहुत कभी कभार होती है, पर अगर किसी में हो जाए तो ये बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत ही लीथल होती है, लीड टू कैंसर, लीड टू डेथ, बहुत ही डिवास्टेटिंग होती है। नंबर 1 डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द फ्यूमरेज जीन। अगर फ्यूमरेज एंजाइम की जीन में कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए तो उससे क्या होता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं, किसमें, स्मूथ मसल में, जिनको क्या कहते हैं, लियोमास कहते हैं, और किसमें बनते हैं, किडनी में। तो तमाम स्मूथ मसल्स में और साथ ही साथ किडनी में ट्यूमर्स बन जाते हैं, और स्मूथ मसल के ट्यूमर्स लियोमास कहलाते हैं। और आपको पता है अगर पूरी बॉडी स्मूथ मसल्स हर जगह भी प्रेजेंट है, हमारे इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स जितने भी हैं उन सब में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, और अगर स्मूथ मसल्स के में ट्यूमर्स आ जाएं तो खुदा ना खास्ता ये कितनी खतरनाक बीमारी है, तो कैंसर, इट लीड्स टू कैंसर। नेक्स्ट है म्यूटेशंस इन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो क्रैब साइकिल का एक एंजाइम है, अगर उसके जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए तो लीड टू ट्यूमर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। उससे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर्स बन जाते हैं, और उन ट्यूमर्स को क्या कहते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमास। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर लियोमास एंड व्हाट आर फियोक्रोमोसाइटोमास, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या है ये, फियोक्रोमोसाइटोमास बन जाते हैं, अगेन ट्यूमर्स हैं, लीड्स टू कैंसर विच आर वेरी लीथल। तो कैंसर, ऐसे जितने भी कैंसर होंगे वो बहुत ज्यादा लीथल होते हैं, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। क्लियर? यस